हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। जैसा कि आपको मालूम है कि दुनिया भर में शटडाउन, लॉकडाउन ऐसे हालात हैं कि एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे। काम बहुत मुश्किल में हो रहा है। इसके दरमियान भी मीडिया स्टार वर्ल्ड ये कोशिश कर रहा है कि आपको देश की और दुनिया भर की खबरें और ख़ास तौर पर लॉकडाउन से मुताल्लिक जो लोगों पर असर हो रहा है, वो सब आप तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखा जाए, ऐसी हमारी कोशिश है। वदूद साजिद साहब हर संडे में हमारे कार्यक्रम में आते हैं मीडिया स्टार वर्ल्ड के आपके रूबरू में। आप अभी दिल्ली से बाहर हैं और शहर के अंदर भी एक दूसरे से मिलना मुश्किल हो रहा है, इसलिए स्काइप से हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। वदूद साजिद साहब, वेलकम है मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप बताइए कि अब जो ताजा सूरत हाल, बहुत से वाकयात हो रहे हैं, कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं। बहुत से ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि जहां क्वारंटाइन लोगों को किया जा रहा है, उन्हें फैसिलिटीज ठीक से नहीं मिल पा रही हैं। इसी बीच में एक बड़ी खबर आई है, तबलीगी जमात से लोगों को क्वारंटाइन ले जाया गया है। बहुत से लोग उसमें बताए गए हैं कि पॉजिटिव निकले हैं। आपका इस सब वाकयात पर क्या तबसरा है? जी हाँ, देखिए आपने सही कहा। और वाकई सबसे बड़ी खबर तो कोरोना है। और कोरोना वायरस बढ़ता ही जा रहा है, ये बहुत अफसोस की बात है। हमारे देश में उसके लिए कोशिशें भी हो रही हैं कि उसको कंटेन किया जाए। सरकार भी कर रही है, पब्लिक भी कर रही है, डॉक्टर्स भी कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है काज़मी साहब, जैसा कि आपने ज़िक्र किया तबलीगी जमात का, तो टीवी चैनल्स देखकर और मीडिया जो प्रिंट मीडिया है, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि अब देश के लिए सबसे बड़ी खबर कोरोना नहीं है, बल्कि तबलीगी जमात है। जी, जी। तबलीगी जमात का मैं कोई स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, और ज़रूरी नहीं है कि मैं तबलीगी जमात के नज़रिए का हूँ या उसको मानता हूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हम जर्नलिस्ट हैं, हम लोगों को बहुत ही इंडिपेंडेंट एनालिसिस करना चाहिए और जी, ईमानदाराना तज्जिया करना चाहिए। तो मेरा जो फर्स्ट असेसमेंट है वो यही है कि इस वक्त ऐसा लग रहा है, जो बहुत दुखद बात है, कि कोरोना को छोड़कर लोग और मीडिया और सरकार और अफसर वो तबलीगी जमात के पीछे पड़ गए हैं। अब यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है काज़मी साहब कि तबलीगी जमात है असल में क्या? क्या करती है? क्या वो कोई बहुत ही इंतहा पसंद या एक्सट्रीमिस्ट जमात है? तो यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी हो गया है, जो कोई नहीं बता रहा है। यहाँ तक कि खुद तबलीगी जमात के लोग जो हैं वो कहीं छुप गए हैं या सामने नहीं आ रहे हैं, या उनको मीडिया में आने का कोई शौक नहीं है, या कम से कम इस वक्त जो आने की उनको ज़रूरत है मीडिया में, इस वक्त तो उनको आना ही चाहिए। तो ये मैं बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि तबलीगी जमात जो है वो कोई कोई नई जमात नहीं है। ये 90 साल पुरानी जमात है, और ये मुसलमानों के बाहर काम नहीं करती। यानी धर्म परिवर्तन का कोई काम नहीं करती, धर्म प्रचार का कोई काम नहीं करती, बल्कि जो मुसलमान हैं उन्हीं को जो रास्ते पे लाने का काम करती है। उन्हें बताती है कि नमाज कैसे पढ़नी चाहिए, उन्हें बताती है कि लोगों से आपके मामलात व्यवहार कैसा करना चाहिए, आपके व्यवहार, आपका सलूक, आपके अखलाक कैसे होने चाहिए। तो बस ये इसका काम है, 90 साल से कर रही है। सरकार को इसका पता है, पुलिस को पता है। और आपने सही कहा आपने एक प्रोग्राम में कि ये जो तबलीगी जमात का मरकज़ है, जो केंद्र है, जो इसका हेडक्वार्टर है, वो उसकी और पुलिस स्टेशन हज़रत निज़ामुद्दीन पुलिस स्टेशन की दीवार मिली-मिली है। तो ऐसा नहीं है कि कोई काम ये छुप के कर रही है। अब मैं दूसरी बात आपको बताता हूँ कि तबलीगी जमात का काम साल भर चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक दिन ज़्यादा हुआ, किसी एक दिन कम हुआ। साल भर 365 दिन, हर दिन वहाँ एक सी ही सूरत-ए-हाल रहती है। वहाँ बहुत से लोग रहते हैं। एक टाइम में 2000 से लेकर 3000 तक लोग रहते हैं। तो 13 मार्च को सरकार ने ये बताया था, सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट ने, कि कोई ऐसी इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी नहीं है मुल्क में। यानी कोरोना कोई बहुत बड़ा हमारे लिए खतरा नहीं है, और हम उसको जल्दी कंटेन कर लेंगे। अब उसके बाद 13, 14, 15 तारीख को तबलीगी जमात का एक बड़ा प्रोग्राम था, जिसमें 2 से 3,000 लोगों ने शिरकत की। उस इन लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म भी किया कि भाई देखिए हमारा ये कांग्रीगेशन है। पुलिस ने कहा कि अभी ऐसी कोई खतरे वाली बात नहीं है। उसके बाद जब लॉकडाउन का ऐलान हो गया, तब भी इन लोगों ने कहा कि देखिए, पुलिस को कहा, दिल्ली सरकार को कहा
कि ये लिस्ट है, आप हमारे पासिस जारी कर दीजिए, हम इन लोगों को भेज देंगे। तो ना दिल्ली सरकार ने किया, ना दिल्ली पुलिस ने किया, और इनको कहा कि आप आराम से वहीं बैठिए। चूंकि प्रधानमंत्री ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी अनाउंसमेंट कर दिया था 22 तारीख को जनता कर्फ्यू, और उसके बाद उन्होंने ऐलान कर दिया था कि रात को 12 बजे से कंप्लीट लॉकडाउन होने वाला है, और जो जहां रहे वहीं रहे। तो तबलीगी जमात वालों के लिए भी मजबूरी थी कि उनको जहां जहां वो थे वहीं रहना था। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं कि हिंदुस्तान में टेस्टिंग बहुत कम हो रही है काजमी साहब, फैसिलिटीज बहुत कम है। और न्यूयॉर्क में जहां सिर्फ 2.5 करोड़ की आबादी है, वहां हर दिन 11,000 टेस्टिंग हो रही है काजमी साहब। जी जी। हमारे मुल्क में अब केजरीवाल साहब ने ऐलान किया था कि हम 1,000 टेस्टिंग रोजाना कर सकते हैं। तो मेरा एक सवाल केजरीवाल साहब से भी है, क्योंकि वो भी बहुत कूद कूद के तबलीगी जमात के खिलाफ कह रहे हैं। मैं तबलीगी जमात का नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात पूछता हूँ केजरीवाल साहब से कि कितनी टेस्टिंग आप दिल्ली दिल्ली में कर रहे हैं, और मैं प्रधानमंत्री से ही पूछता हूँ कि पूरे पूरे देश में कितनी टेस्टिंग रोजाना हो रही है। तो शायद 11,000 तो कम से कम नहीं हो रही। अब आपको मैं मतलब ये बात बहुत अफसोस की है कि चैनल तबलीगी जमात को टारगेट बना रहे हैं, पुलिस भी उन्हीं को ढूंढती फिर रही है। ऐसा लगता है कोरोना से ज्यादा तबलीगी जमात खतरनाक है। तो इस अगर अगर ये सोच है, तो फिर लगता है हमें कि कोरोना से हम लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि किसी एक विशेष वर्ग से आप जो है खतरे की बात कर रहे हैं। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, तबलीगी जमात के कुल 2,000 लोग वहां से पाए गए। तो क्या आप अभी तक इन 2,000 लोगों का टेस्ट नहीं कर पाए? इसका मतलब यह है कि आपके पास टेस्टिंग फैसिलिटीज बहुत कम है। इन 2,000 के 2,000 का होना चाहिए। और केंद्र से, तबलीगी जमात के केंद्र से गलती हुई है, उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। पूरी दुनिया में दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च पूरी दुनिया में शोर मचा हुआ था, पूरी दुनिया इस हाहाकार से निपट रही थी। आपने 13-14 मार्च को ये कांग्रीगेशन रखा ही क्यों? तो इसके जिम्मेदारों से निपटना चाहिए। एफआईआर हो गई है, क्राइम ब्रांच उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब हमें ट्रायल नहीं करना चाहिए तबलीगी जमात का, बल्कि ट्रायल होगा कोर्ट में जाकर। मगर हम उन्हें दूध का धुला नहीं कह रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो भी कानून कहता है। लेकिन मैं ये पूछता हूं कि सिर्फ 2,000 लोग थे, आप इन 2,000, क्या पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ यही 2,000 लोग कोरोना फैला रहे हैं? अब मैं आपको बताता हूं कि 19 मार्च तक तमाम बड़े मंदिर खुले रहे हिंदुस्तान के। 19 मार्च तक पार्लियामेंट खुली रही, चलती रही। 19 मार्च से बाद मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण हुआ। 19 मार्च के बाद तालियां और थालियां बजाई गई। तिरुपति बाला मंदिर में हर दिन 50,000 लोग आते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तिरुपति बाला मंदिर की वेबसाइट कह रही है। हर रोज 50,000 श्रद्धालु आते हैं। मैं पूछता हूं, क्या तमाम श्रद्धालुओं की टेस्टिंग हो गई? सारे 700 एमपीज के टेस्ट हो गए, राज्यसभा और लोकसभा के। तमाम मध्य प्रदेश के जितने भी एमएलए हैं, या कम से कम बीजेपी के एमएलए हैं 107 के आसपास, क्या उन सब की टेस्टिंग हो गई? क्या जिन्होंने सड़कों पर थालियां और तालियां बजाई थी, वो पूरे ग्रुप में जमा होकर, क्या उन सब की टेस्टिंग हो गई? अगर आपने उन सब की टेस्टिंग नहीं की, तो फिर आपको फिर तो कहना पड़ेगा कि आप एक विशेष वर्ग के पीछे पड़े हुए हैं। कोरोना से आपको कोई ज्यादा उससे निपटने की दिलचस्पी नहीं है, बल्कि तबलीगी जमात से निपटने की दिलचस्पी है। और ये एक बहुत दुखद बात है। फिर लगता है कि हम नहीं निपट पाएंगे। अब मैं आता हूं सुप्रीम कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट में काजमी साहब 31 मार्च को सरकार ने अपना पक्ष रखा। चूंकि एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि जो मजदूर जो पलायन करके बंबई और दूसरे स्टेट्स में गए थे काम करने, अब वो उल्टा पलायन कर रहे हैं, यानी कि वो बैकवर्ड माइग्रेट कर रहे हैं, यानी रिवर्स अपने माइग्रेट। अपने रिवर्स माइग्रेट कर रहे हैं, अपने अपने होम टाउन्स को वापस आ रहे हैं। उनके होम टाउन्स कहाँ कहाँ हैं? बिहार में है, यूपी में है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की और हमारे जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने एक बहुत अजीब बात कही। मैं जो आपको कहना चाहता हूं काजमी साहब आपके चैनल के माध्यम से, कि कोई चैनल इसको नहीं चला रहा है तो कम से कम मीडिया स्टार वर्ल्ड से लोगों को ये पता चले कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि ये जो पलायन कर रहे हैं, रिवर्स माइग्रेशन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि हर 10 में से, बहुत गौर से सुनने की बात है, हर जी 10 में से 3 मजदूरों को सार्स वायरस C2 हो सकता है। ये वो वायरस है जो कोरोना को बुला सकता है, यानी कोरोना के लिए बहुत आसान हो जाता है ऐसे आदमी को पकड़ना। तो सरकार कहती है कि ये सार्स हर 10 में से 3 मजदूरों को हो सकता है। अच्छा, मजदूर कितने हैं टोटल? तो सरकार ही बता रही है कि टोटल मजदूर 4 करोड़ 14 लाख मजदूर ऐसे हैं जिन्होंने बिहार और यूपी से माइग्रेशन किया था मुंबई, कर्नाटक और दूसरे स्टेट्स को, और अब ये वापस आ रहे हैं। तो मैंने एक आदमी साहब हिसाब निकाला है कि सरकार के कहने के अनुसार इन 4 करोड़ 14 लाख मजदूरों में से 1 करोड़ 24 लाख 20 हजार मजदूरों को पॉसिबली सार्स हो सकता है। यानी अगर ये सब लोग वापस जा रहे हैं बिहार और यूपी में, तो 1 करोड़ 24 लाख 20 हजार मजदूर पॉसिबली वो वायरस लेके जा रहे हैं। अभी क्या सुप्रीम आपको कोर्ट लगता है? जी जी। जी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ी चिंता व्यक्त की और कहा कि ये पलायन रुकना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फौरन इनको शेल्टर प्रोवाइड कीजिए। काजमी साहब, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम बात कही, कहा कि शेल्टर होम शुड नॉट बी रन बाय पुलिस, कि पुलिस को इनकी जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए, जी जी। बल्कि एनजीओ को दी जानी चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या सरकार के पास 1 करोड़ 24 लाख 20 हजार जो वायरस लिए हुए हो सकते हैं, इनके लिए कोई शेल्टर बनाया हुआ है, टेस्टिंग फैसिलिटी है? जवाब यह है कि नहीं है, क्योंकि कोई तैयारी नहीं थी, किसी से कोई टेक्निकल कंसल्टेशन नहीं किया गया, साइंटिफिक कंसल्टेशन नहीं किया गया, हेल्थ वाइज कंसल्टेशन नहीं किया गया कि अगर हमने 8 बजे अनाउंस करके 12 बजे लॉकडाउन अनाउंस इंप्लीमेंट कर दिया तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो जब ये हुआ, अच्छा, कोई पैकेज नहीं दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम बात कही जो सिर्फ और सिर्फ आपका चैनल बताएगा लोगों को, और किसी चैनल ने इस खबर को नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि डिफरेंट हाई कोर्ट्स को भी आप रोक दीजिए कि वो भी ऐसी किसी याचिका पर सुनवाई ना करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया और कहा कि हम किसी हाई कोर्ट को नहीं रोकेंगे, क्योंकि हर स्टेट की अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। जी जी। और सुप्रीम को और बाकायदा कहा कि आप, सरकार की जिम्मेदारी है कि सारी हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्री को ये ऑर्डर भेज दें कि आपको सुनवाई करने से नहीं रोका गया है। यानी अगर किसी भी स्टेट की हाई कोर्ट को कोई याचिका डाली जाए तो वो हाई कोर्ट इंडिपेंडेंटली उस पर उसका संज्ञान ले सकती है। अब सरकार इस बात क्यों कह रही थी? सरकार के पास तैयारी नहीं थी। तैयारी क्यों नहीं थी? कि किसी भी स्टेट से मशवरा नहीं किया गया, किसी चीफ मिनिस्टर से मशवरा नहीं किया गया, स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर से मशवरा नहीं किया गया। अब आपको मैं एक दूसरी चीज बताता हूं, इससे पहले कि आप दूसरा सवाल करें। इंटरनेशनल ये बीमारी, ये जो कोरोना है, ये खतरा है, ये इंटरनेशनल है। सबसे पहले चीन में आया। सिंगापुर आबादी के हिसाब से 56 लाख का मुल्क है, बहुत छोटा सा मुल्क है। वहां अब तक 1000 केसेस आ चुके हैं, और हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है कि अभी 1000 के आसपास, 1000 के कुछ ऊपर हैं, इतने बड़े मुल्क में, इतने बड़े मुल्क में। लेकिन सिंगापुर ने 3 अप्रैल को ऐलान किया है कि पूरे मुल्क में लॉकडाउन होगा, और वो लॉकडाउन 7 अप्रैल से इंप्लीमेंट होगा। छोटा सा मुल्क। अब आप उसका पैकेज सुन लीजिए। बिजनेसमैन को पैकेज दिया है 3350
करोड़ अमेरिकी डॉलर का पैकेज, इतना छोटा सा मुल्क। और 7 अप्रैल को भी जो इम्प्लीमेंट होगा उसमें ये बताया गया है कि तमाम एसेंशियल सर्विसेज ओपन रहेंगी, शॉप्स ओपन रहेंगी और कोई भागा दौड़ी नहीं होगी। अब आप देख लीजिए कि 4 दिन मिल गए हैं, जिनको खरीदारी करनी हो खरीदारी करें, इधर से उधर जाना हो उधर से उधर जाएं। और हमारे यहाँ क्या मिला? सिर्फ 4 घंटे मिले। होटलों में जिन लोगों ने खाने पीने का सामान बना रखा था, 4 घंटे में उन्होंने उसको ठिकाने लगाया होगा, अब वो होटलों में सड़ रहा होगा। मरीज इधर से उधर नहीं होंगे, मजदूर इधर से उधर नहीं होंगे, मजदूर अपना पैसा नहीं ले सके होंगे, क्योंकि रात को 8 बजे कौन सी कंपनी का कैशियर उनके लिए पैसा लिए बैठा है। लिहाजा ये लोग पैदल चल पड़े, इनमें से 30 से ज्यादा मर गए। प्रधानमंत्री ने अब जो नया ऐलान किया है उसमें कहा है कि आप रविवार की शाम, यानी कि आज शाम, जिस दिन ये प्रोग्राम हमारा रिलीज हो रहा है, आज शाम को आप दिए जलाएं। पूरा मुल्क सांस रोके बैठा था कि हमारे प्रधानमंत्री क्या अनाउंसमेंट करेंगे। उनको अनाउंसमेंट करना था कि जो 30 लोग इधर से उधर पलायन करने में मर गए हैं, उनके परिवार को हम कंपनसेशन देंगे। जो करोड़ों मजदूर इधर से उधर हो रहे हैं उनको कंपनसेशन देंगे। जो तनख्वाह लिए बगैर आ गए हैं मजदूर, उनको देंगे। जिन कंपनियों ने मजदूरों को पैसा नहीं दिया, नौकरी से निकाल दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दे दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इन मजदूरों, एक पिटीशन फाइल हुई थी कि इन मजदूरों के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, क्या पैकेज आपने बनाया है। तो चूंकि पैकेज तो कोई बनाया ही नहीं है, तो इन सब चीजों को छुपाने के लिए, यह सब बताने का मेरा मकसद क्या था कि इन सब चीजों को छुपाने के लिए एक टारगेट मिल गया है। तबलीगी जमात ने एक बहाना दे दिया है, कोरोना से बड़ा खतरा तबलीगी जमात आ गया है, तो सब उसके पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा साजिद साहब, ये बताइए कि ये जेपी नड्डा का एक बयान आया है बीजेपी के प्रेसिडेंट का कि अपने लीडर्स को कहा है कि ये इसको हिंदू मुसलमान ना करें। वो ऑलरेडी हालांकि हो चुका, और मीडिया अभी 3-4 दिन जिसे कहना चाहिए अपने तरीके से मजे ले चुका। उसके बाद उनका एक बयान आया। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री जी का पहले बर्तन बजाने की बात, अब दिया जलाने की बात, इससे क्या कोई लोगों में कहीं कोई हिम्मत आएगी इससे लड़ने में, या ये कोई साइंटिफिक कोई चीज है? आखिर इस सब से लोगों को इस बीमारी से बचने में कैसे मदद मिल सकती है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया काजमी साहब। देखिए, जब थालियां और तालियां बजाई गई थी, तो जो लॉकडाउन और जो सोशल डिस्टेंसिंग है जिसके लिए प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था, उसकी धज्जियां उड़ाई गई थी। लेकिन अमिताभ बच्चन जैसी इतनी बड़ी हस्ती ने कहा था कि इससे कोरोना भाग जाएगा। बाद में उन्होंने अपना ट्वीट वापस ले लिया। मगर ये जो दिए जलाने की बात है, इससे क्या होगा काजमी साहब कि इससे ये असल में एक अंधविश्वास है। तो मुल्क में अंधविश्वास वाले लोग भी रहते हैं, मगर इसके खिलाफ अभी से इसके विरुद्ध बयानात और लोगों की राय, ओपिनियन आनी शुरू हो गई है। इसका नहीं, जो एक सबसे बड़ा कुछ लोगों का तो कहना ये है कि ये जो अंधभक्त हैं वो, उन्हें आसानी हो जाएगी उन लोगों को टारगेट या आइडेंटिफाई करने की जो अपने घर की लाइटें बंद नहीं करेंगे। तो क्या जी किसी अगले बड़े प्लान की कोई तैयारी है? ये क्या है? जी हाँ, आपकी मैं बातों का दो दो जवाब दूंगा कि ये हो सकता है कि किसी बड़े प्लान की तैयारी हो, चूंकि मॉडस अपेंडी ऐसे लोगों का यही रहा है। उन्होंने दिल्ली राइट में भी ऐसा ही किया, उससे पहले ऐसा ही किया, और बहुत सी जगहों पे ऐसा कर चुके हैं। ताली और थाली का भी ऐसा ही मैसेज हो सकता है, और ये जो मोमबत्ती और दिए जलाना और बत्ती बंद करने का भी ऐसे ही मैसेज हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि महाराष्ट्र के जो वाणिज्य मंत्री हैं, उन्होंने इस पर चिंता जताई है और उन्होंने कहा है कि आप इस पर प्रधानमंत्री दोबारा गौर करें, आपने जो कहा है। और इसी तरह से ग्रिड बंद होगा, पूरे देश की बत्ती बंद हो जाएगी, उसका इस्तेमाल होना बंद हो जाएगा, तो उसका एक टेक्निकल बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है कि अचानक अचानक लाइट जब बंद होगी, उसका इस्तेमाल बंद होगा, और पीछे से लाइट बहुत ज्यादा बनी हुई होगी, स्टोर होगी, तो वो एकदम उसका कोई बहुत बड़ा एक्सप्लोड भी हो सकता है। और इस उसका पर अभी से बड़ा हादसा भी बड़ा हो हादसा सकता हो है। सकता है।
विशेषज्ञों ने चिंता जतानी शुरू कर दी है। जी, तो देखिए, ये बहुत दुःख की बात है कि आप इस तरह से चिन्हित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि जिस तरह बहुत से लोगों ने तालियाँ भी बजाई, जो लोग थाली नहीं बजाना चाहते थे, उन्होंने तालियाँ भी बजाई हैं, चूँकि डॉक्टरों की हिम्मत सब बढ़ाना चाहते थे। जी, ऐसा जी, नहीं है कि कोई एक वर्ग विशेष चाहता था कि डॉक्टरों की हिम्मत ना बढ़ाई जाए। प्रधानमंत्री ने ताली और थाली बजाने को डॉक्टरों की हिम्मत अफ़ज़ाई से जोड़ दिया था। तो जी, इसलिए वो वर्ग भी जो थाली और ताली नहीं बजा सकता था, अपने किसी मान्यता की वजह से, धार्मिक मान्यता की वजह से, उसने भी डॉक्टरों की हिम्मत अफ़ज़ाई की। जी, जी, लेकिन ये जो एक नया प्रधानमंत्री ने काम दे दिया है, इसमें अफ़सोस की बात सबसे ज़्यादा ये है कि प्राइम मिनिस्टर जैसी बड़ी शख्सियत, जिसके पास टाइम की बड़ी कमी होती है, जिसके पास बहुत काम होता है और देश इस समय देश को प्रधानमंत्री की ज़रूरत है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री 11 कीमती मिनट देते हैं, सिर्फ़ ये बात कहने में, और हर आदमी साँस रोके बैठा है कि हर आदमी सोचे बैठा है कि प्रधानमंत्री मेरे लिए कुछ बात कहेंगे। मज़दूर सोचे बैठा है मेरे लिए प्रधानमंत्री कोई विशेष अनाउंसमेंट लाए हैं। तो ऐसे में मायूसी ज़्यादा हुई है काज़मी साहब, जी। मायूसी ज़्यादा हुई है इस ऐलान से, और इस पर विशेषज्ञों ने भी चिंता जतानी शुरू कर दी है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को इस पर गौर करना चाहिए, और जो उनकी एक रिवायत रही है, एक ट्रेडिशन रही है कि किसी से मशवरा नहीं करते, उन्हें टेक्निकल का और हेल्थ वाइज़ और साइंटिफिक ये सारे कंसल्टेशन पहले कर लेने चाहिए। ये समय जी, बहुत जी। कठिन है काज़मी साहब, इस समय में पूरा देश प्रधानमंत्री की तरफ नज़र उठाए बैठा है, चूँकि जैसा वो कह रहे हैं वैसा कर रहे हैं, और बात भी सही है, प्रधानमंत्री को ही पूरे मुल्क को लीड करना है ऐसे कठिन वक़्त में। लेकिन जब उनकी तरफ से ऐसी हास्यास्पद बातें आती हैं, तो बड़ी तकलीफ़ होती है, बड़ा दुःख होता है। बहुत-बहुत शुक्रिया मधु साजिद साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए वक़्त निकाला, दिल्ली से बाहर रहते हुए भी। दर्शकों को मैं बता दूँ कि ये बहुत ही मुश्किल वक़्त है। हम लोग भी दिन-रात काम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप तक खबरें विदेशों से भी हम हालात आप तक पहुँचा रहे हैं। हमारे साथी मधु साजिद साहब दिल्ली से बाहर हैं। स्काइप के ज़रिए हमने ये रिकॉर्ड किया है। कहीं अगर आवाज़ की क्वालिटी में या वीडियो क्वालिटी में, तो आप उसके लिए माफ़ करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।